सभी ने ये चीजें सुनी हैं कि जो सन है उसके चारों ओर सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और सारी की सारी सैटेलाइट्स, हम थोड़ी कोई फ्यूल थोड़ी डालते हैं सैटेलाइट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लंबे टाइम तक अराउंड द प्लैनेट रिवॉल्व करती हैं। तो इन सभी फिनोमिनोन में या इन जैसे अदर फिनोमिनोन में और क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसी चीजें नेचर में होती रहती हैं, और इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रविंदर। क्लास 9th के चैप्टर ग्रेविटेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रेविटेशन न्यूटन नाम के सर इसाक न्यूटन नाम के फेमस साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। अब ये जो ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशन एक फिनोमिनोन है। ग्रेविटेशन इज ए फिनोमिनोन, एक गतिविधि है। और ये जो फिनोमिनोन है, ग्रेविटेशन जो फिनोमिनोन है, याद रखिएगा ये फिनोमिनोन यूनिवर्सल है। दैट मीन्स यूनिवर्स में कोई भी एक्टिविटी यदि होती है तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रेविटेशन जरूर काम करता है। अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, और ये जो ग्रेविटेशन जो फिनोमिनोन है, जो गतिविधि है, वो यूनिवर्सल है। ऐसे ही न्यूटन ने 9th क्लास का एक चैप्टर आता है दैट इज नोन एज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन हमें दिए। 3 लॉ ऑफ मोशन, और ये जो 3 लॉ ऑफ मोशन है ये भी यूनिवर्सल है। ये भी यूनिवर्सल है। दैट मीन्स कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 3 लॉ एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। तो न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशन भी यूनिवर्सल दिया, 3 लॉ ऑफ मोशन भी यूनिवर्सल दिए, और इसी वजह से न्यूटन को, सर इसाक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स, क्योंकि न्यूटन ने यूनिवर्सल फिनोमिनन दिए। ठीक है, ये तो है इस चैप्टर का बेसिक हिस्ट्री की ये किसने दिया, यूनिवर्सल है। तो देखिएगा यहां तक हमने बेसिक सी हिस्ट्री, उसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हमें अच्छी बारीकी से जानना है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इट इज ए फिनोमिनन। इट इज ए फिनोमिनन इन विच, जिसके अंदर वन बॉडी अट्रैक्ट अनदर। वन बॉडी अट्रैक्ट अनदर, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और यदि बात रीजन की होगी क्यों अट्रैक्ट करती है, तो एक और ऐड करेंगे। देखिए वन बॉडी अट्रैक्ट अनदर ड्यू टू इट्स मास। एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी इसके मास की वजह से। तो आपसे कोई ये पूछे कि ग्रेविटेशन क्यों लगता है, तो ग्रेविटेशन का रीजन क्या है, मास ऑफ बॉडी। ग्रेविटेशन का जो रीजन है, ग्रेविटेशन होने का जो रीजन है, दैट इज नोन एज मास ऑफ बॉडी। ग्रेविटेशन बॉडी के मास की वजह से पॉजिज होता है, बॉडी के मास की वजह से आता है। ठीक है, अभी हम लोग एक बेसिक सा डिस्कशन करते हैं। देखिएगा वन फिनोमिनन दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन, और एक ऐसा ही मिलता जुलता जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल से स्टडी करना है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए डियर स्टूडेंट, कई बार होता क्या है, हम लोग किसी से ग्रेविटेशन के बारे में पूछते हैं और वो हमें बताना स्टार्ट कर देता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्रेविटेशन एक फिनोमिनन है, एक गतिविधि है। ग्रेविटेशन एक फिनोमिनन है, और ग्रेविटेशन फोर्स ये फिनोमिनन होने का रीजन है।
ये फिनोमिनन होने का रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, हम लोग इसको कुछ हाइट से ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो ये किसकी तरफ जाके गिरेगा? अर्थ की तरफ। कौन सा फिनोमिनन बिहाइंड, कौन सा फिनोमिनन जो वो इसके ऊपर काम करता है? तो वो इसके ऊपर काम करता है ग्रेविटेशन का फिनोमिनन, ग्रेविटेशन की गतिविधि। अब आपसे कोई पूछे क्यों खींच रहा है, तो वो क्यों का जो रीजन है ना, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशन एक गतिविधि है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका होने का एक रीजन है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशन अलग है और ग्रेविटेशन फोर्स अलग है। हालांकि देखिए दोनों के नाम में ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल है दोनों के दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि है, ये कोई प्रोसेस है, और ये आपके पास उस प्रोसेस के होने का एक रीजन है। क्लियर? अभी बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, जिसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, स्टडी करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन बाय न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? सेम इज नोन एज, सेम कॉन्सेप्ट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी है क्या ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखिएगा, सपोज हमारे पास है ना, ये दो बॉडी है, ये m1 है और ये क्या है? m2 है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज r, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो r है। तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स होगी ना, देखिएगा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of two masses. That means F is the gravitational force directly to m1 multiply by m2. This is the product of two masses. Force is directly proportional, proportionality symbol it is, to product of two masses. And another part of definition is gravitational force is inversely proportional to square of distance between two masses. Clear? Now from another part, from B part, we can write F inversely to R square. What is R? R is the distance between two masses. Here you can see from diagram, R is the distance between two masses. And inversely proportional, that means force inversely means written in divided. Square of, that means डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो इन दो पॉइंट से न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन किया। न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स को डिफाइन किया। तो देखिए, फोर्स डायरेक्टली टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली टू आर स्क्वायर। और याद रखिएगा, ये जो है ना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली है। इस पॉइंट को जहां पे कोई चीज डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली हो, ये स्पेशल सेलेक्ट करते हैं इस पॉइंट को। इस लॉ के बारे में नहीं, कोई अनदर लॉ भी हो, लाइक हम लोग 10th में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। क्लियर? उसके अंदर भी आएगा। जहां पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के कोई चीज इनवर्सली हो, दैट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ।
तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, दैट इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ फार्मूला। उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ फार्मूला भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया हमने। अभी बात करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को कंबाइन करूंगा। अब देखते हैं इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को यदि मैं कंबाइन करता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है, मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा, दैट इज एफ, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। क्लियर? डायरेक्टली टू m1 m2 प्रोडक्ट है ऊपर, इनवर्सली दैट मींस डिवाइड में आएगा आर स्क्वायर। ठीक है? अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, हम लोग इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, इक्वल टू लगता है, इक्वल टू लग के कांस्टेंट यहां पे आएगा, दैट कांस्टेंट इज कैपिटल जी, दैट कांस्टेंट इज कैपिटल जी, m1 m2 बाई में आर स्क्वायर, बाई में आर का स्क्वायर। दिस कंप्लीट फार्मूला इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। Now what is m1? m1 is the mass of first one body, m2 is the mass of another body, r is the distance between two bodies, and what is g? G is the constant, g is the constant, and known as, g is the constant which is known as universal gravitational constant, universal gravitational constant. Why this is known as universal gravitational constant? Because जब हम लोग कहीं भी देखें यूनिवर्स में, इस g की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये जो g है, ये इन होल यूनिवर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंड द वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g इज 6.67 into 10 raised to power minus 11. This is the value of g. This value is not discovered by the Newton. This value is discovered by the scientist Henry Cavendish. ये वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर करी थी। एक टोरोजन पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है जो कि 9th से अब लेवल में आता है। ठीक है? This is 6.67 into 10 raised to power minus 11. Now what is the unit for capital G? कैपिटल जी की यूनिट निकालें एक बार। कैपिटल जी हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं। नाउ कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट? हम लोग इस आर को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, इधर डिवाइड में है। कैपिटल जी इज रिटन एज एफ इंटू आर स्क्वेयर, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है वो उधर जाके डिवाइड में होगा, m1 m2। नाउ व्हाट इज द यूनिट फॉर फोर्स? यूनिट इज न्यूटन, फोर्स यूनिट न्यूटन। R square, R is the distance between two masses. R square means distance. Distance means distance measured in meter. That is meter square. Now this m1 is the mass. Mass is measured in kilogram. This is also for kilogram. Now by kilogram square. Newton meter square by kilogram square. Or this can be written as capital G is equal to, this value is same, unit can be written as Newton meter square kilogram raised to power minus 2, किलोग्राम रेज टू पावर माइनस 2। ये हम लोग काफी बार पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि हम लोग यदि पावर को चेंज करते हैं, पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, एंड दिस g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर? यहां पे आप लोग एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। देयर आर 2g इन क्लास 9th, दैट इज कैपिटल G एंड स्मॉल g, कैपिटल G एंड स्मॉल g। दिस इज कांस्टेंट, एंड व्हाट कांस्टेंट? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल। इसकी वैल्यू यूनिवर्स में कभी बदलती नहीं। This is acceleration.
दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कभी नहीं बदलेगा। यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। ये किसका एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी का। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज 9.8। और ये जो वैल्यू होती है ना, वेरिएबल होती है, चेंज करती है। हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग इसी चैप्टर में कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जिसके ऊपर ये स्मॉल जी की वैल्यू क्या करेगी? डिपेंड करेगी। क्लियर? ये वैल्यू वेरिएबल होती है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब यहां से क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो कैपिटल जी है, जो कैपिटल जी है वो क्यों है कांस्टेंट? इसकी वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती यूनिवर्स के अंदर? कैपिटल जी की वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती? तो ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है? यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज क्योंकि इट्स वैल्यू does not depend upon shape, size and medium etc. क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए, यूनिवर्स के अंदर अलग अलग बॉडीज की शेप अलग अलग है, अलग अलग बॉडीज के साइज अलग अलग है, अलग अलग चीजें अलग अलग मीडियम में रहती हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि एयर में रहना पसंद करते हैं, कुछ वाटर को पसंद करते हैं। तो अलग अलग चीजें अलग अलग मीडियम में रहती हैं, तो इसकी वैल्यू कभी भी ना तो बॉडी के शेप पे, ना साइज पे, और ना ही किसी मीडियम पे डिपेंड करती है। मेरे और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है प्रेजेंटली जो है, यदि हमारी पोजीशन चेंज किए बगैर कोई हमारे बीच का मीडियम चेंज कर दे तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशन जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने याद रखना है। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? This is a first lecture for gravitation, in which we discuss about what is gravitation and what is gravitational force. In second lecture, we will solve some numericals related to gravitational force. Okay, thank you.